नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK1A की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन की सप्लाई चेन इशू होने की वजह से अभी तेजस MK1A की प्रोडक्शन पर काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला है। इस पर हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी भारत को किए गए वादे के मुताबिक टाइम पर अपनी इंजन को डिलीवर नहीं किया जा रहा है और इसी वजह से अभी तेजस MK1A का प्रोडक्शन 1 से 2 साल तक डिले होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। अब इस बीच इस इंजन का कोई और अल्टरनेटिव को भी तलाश करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें GTRA की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन को बेस करके कावेरी 2.0 को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया, जो कि DRDO के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन को रिप्लेस करने का एक सबसे सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। लेकिन इसको अभी प्रोडक्शन में एंटर करने में कई साल और लग जाएंगे, जिस वजह से कुछ लोग अभी इनिशियली तेजस MK1A की प्रोडक्शन को जारी रखने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन की अल्टरनेटिव के तौर पर क्लिमोव की RD93MA इंजन को कंसिडर करने का ऑप्शन दे रहे हैं। ये बेसिकली RD33 इंजन से डिराइव किया गया और खास करके इसकी RD93MA वेरिएंट को JF17 में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया था, जो कि JF17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट में इस्तेमाल होने वाली थी। लेकिन बाद में RD33MA के बदले इसमें चाइनीज इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। अब जैसे कि JF17 और तेजस सेम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं और साथ ही ये जनरल इलेक्ट्रिक 404 और RD93 ऑलमोस्ट सेम थ्रस्ट को भी जनरेट करते हैं, तो हम रशिया से RD93MA इंजन को खरीदकर तेजस MK1A की प्रोडक्शन को जारी रख सकते हैं। और जैसे कि इस इंजन की पेरेंट वेरिएंट यानी कि RD33 को भारत में ही बनाया जाता है, तो इसको भी भारत में बनाना हमारे लिए कोई खास परेशानी नहीं होने वाली। और ये इंजन ओरिजिनल RD93 इंजन के 84 किलोटन की थ्रस्ट के मुकाबले 91 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन से काफी ज्यादा है। तो इसी वजह से अभी ये भारत के लिए एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता था, जिससे तेजस की इंजन को लेके हमारा डिपेंडेंसी US के ऊपर कम होने वाला है। वरना अभी के लिए हम पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये सुझाव तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये कि RD93MA और जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन का लेंथ और साइज और वेट भी काफ़ी अलग है। और RD93 साइज में जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन से काफ़ी बड़ा और काफ़ी हैवी इंजन है, जिस वजह से हम एकदम से जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन को निकाल कर उसकी जगह पर RD93 इंजन को वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि तेजस में कभी भी RD93 इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान नहीं किया गया था, तो उसे कभी भी उस तरीके से ही बनाया नहीं गया था कि इसमें आगे चल के हम RD93 इंजन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी अगर तेजस MK1A में RD93MA इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया भी जाता है, तो तेजस की इंजन बे में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि RD93MA का लेंथ और डायमीटर जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज की इंजन से काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें तेजस में इस्तेमाल होने वाली कई लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट की पोजीशन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इतना सब करने के बाद तेजस को सर्विस में वापस एंटर करने के लिए या सर्विस के लिए क्लियर करने से पहले इसके कई और ट्रायल को भी करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसे क्लियर करने में 1 से 2 साल और लग सकते हैं। तो इस वजह से अभी इसे कंसिडर नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है तो आगे चल के इसको कंसिडर किया जा सकता है। अगला अपडेट एमका की तरफ से। अब जैसे कि भारत को एक एहसास अभी हो चुका है कि हमें एमका जैसी कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट की काफ़ी ज़रूरत है और जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली, तो उस वजह से एमका की डेवलपमेंट मॉडल में कुछ मेजर चेंज को करने का फैसला किया जा रहा है, ताकि इसको जल्दी डेवलप किया जा सकेगा। अब जैसे कि पहले एमका को SPV मॉडल के अंदर यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंदर बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, जिसका मेन कारण ये था कि इसमें एक कंडीशन रखा गया था कि इस मॉडल के अंदर पहले प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से लेके इनिशियल 40 एमका की प्रोडक्शन को HAL की तरफ से किया जाएगा, जिसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उनको एमका की मेन प्रोडक्शन लाइन को चलाना था, जिसके लिए उनको तमिलनाडु में एमका के कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करना था और एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के अलावा इनकी रॉ मटेरियल्स और पूरी सप्लाई चेन इशू को मेंटेन करना था, और इसके लिए सारा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी को वहां पे करना पड़ता।
इसी वजह से अभी तक इसमें कोई भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती थी और एचएएल की प्रोडक्शन रेट को आप सभी जानते हैं, जिस वजह से एमका की एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन टाइमलाइन अभी डिले होते होते 2035 तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा स्टेप लिया जा रहा है जिसमें एमका की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को काफ़ी तेज किया जा सकता है। इसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से फैसला किया गया कि अब एमका की डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन तक करने के लिए एचएएल और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ही सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि अभी एमका की दो अलग अलग प्रोटोटाइप को डेवलप करने का काम करेंगे। यानी कि एक प्रोटोटाइप एचएएल की तरफ से बनाया जाएगा और दूसरा प्रोटोटाइप प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से डेवलप किया जाएगा। लेकिन अब इसके लिए जो फंडिंग किया जाएगा वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा और अंत में इनमें से जो प्रोटोटाइप सिलेक्ट किया जाएगा उसे मास प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी है कि इस बार इसमें किसी एक ही कंपनी को प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा या फिर किसी एक ही कंपनी को सारा ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसमें बोथ L1 और L2 बीडर को ऑर्डर दिया जाएगा, जिसमें L1 बीडर को 60% और L2 बीडर को टोटल ऑर्डर के 40% एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिससे एक साथ दो कंपनी एमका को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करने वाले हैं और इससे एमका की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों काफ़ी तेज होने की उम्मीद किया जा रहा है। यानी कि अगर एक साल में एचएएल 10 एमका को मैन्युफैक्चर कर सकता है तो दूसरी तरफ से जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगा वो भी एक साल में लगभग 8 से 10 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने वाली, तो हम एक ही साल में 18 से 20 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, जबकि पहले किए गए अप्रोच में साल में बस इसकी आधी एफिशिएंसी को हासिल करना संभव नहीं था, क्योंकि तब हम एक ही टाइम पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक ही कंपनी को दे रहे थे, तो उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो काफ़ी लिमिटेड हो जा रहा था। लेकिन अभी दो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो एक ही बार में दो एयरक्राफ्ट हमको डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे और इससे आगे चल के जो एमका का डिलीवरी टाइमलाइन होगा वो लगभग आधी हो जाएगी। यानी कि अगर 100 एमका को डिलीवर करने के लिए एक कंपनी को 10 साल लगने वाले थे, यहाँ पर 5 ही साल में इसको कंप्लीट किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। कुछ महीने पहले इंडियन आर्मी की तरफ से अदानी डिफेंस को 2 हर्मिस 900 यूवी को सप्लाई करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और इसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर खरीदने का फैसला किया गया था और इन ड्रोन्स में मिनिमम 60% इंडिजिनस कंटेंट का या लोकल सबसिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए भी अदानी डिफेंस को वहाँ पे कहा गया था। अभी अदानी डिफेंस की तरफ से बात बताया जा रहा है कि आर्मी को डिलीवर किए जाने वाला पहला हर्मिस 900 ड्रोन अभी तैयार हो चुका है और इसे जल्दी ही इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से इन ड्रोन्स को बठिंडा एयरबेस में डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है, जहां से मेनली इनको पाकिस्तान से लगे हमारे बॉर्डर एरिया में सर्विलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे तो इन ड्रोन को मई 2024 तक ही आर्मी को डिलीवर करने का शेड्यूल किया गया था, लेकिन इसमें इंडिजिनस सिस्टम की इस्तेमाल करना मैंडेटरी होने की वजह से इनकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट स्मार्ट टॉर्पिडो या सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पिडो को लेके। इसको लेकर हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक डीआरडीओ की तरफ से अपनी स्मार्ट टॉर्पिडो का सफल परीक्षण कई बार किया जा चुका है। अब नॉर्मली जो टॉर्पिडो होते हैं उनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक सीमित होता है। जो लाइटवेट टॉर्पिडो होते हैं उनका रेंज 20 किलोमीटर के आसपास होता है, जिस वजह से अगर हमें दुश्मन पर टॉर्पिडो को फायर करना होता है तो उसके काफ़ी करीब जाना होता है, जिससे हम भी दुश्मन की स्ट्राइक रेंज के अंदर आ जाते हैं। लेकिन डीआरडीओ की तरफ से स्मार्ट टॉर्पिडो को डेवलप किया गया तो ये टॉर्पिडो वॉरफेयर की कन्वेंशनल स्टाइल को एकदम चेंज करने वाला है, क्योंकि इसमें मिसाइल की मदद से एक लाइटवेट टॉर्पिडो को काफ़ी दूरी से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि 650 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है। और इससे मिसाइल दुश्मन के करीब जाने के बाद टॉर्पिडो मिसाइल से अलग हो जाता है और एक नॉर्मल टॉर्पिडो की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसमें दुश्मन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको इनिशियली पता नहीं चलता कि उसके ऊपर मिसाइल से हमला किया जा रहा है फिर टॉर्पिडो से हमला किया जा रहा है, तो वो सही काउंटर मेजर सिस्टम को टाइम पर लॉन्च नहीं कर पाते, जिससे दुश्मन को हिट करने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। अब अभी तक डीआरडीओ की तरफ से इसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट को टेस्ट किया जा चुका था, लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी एक नेवल शिप बेस्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है और अगर इसे नेवी की तरफ से भी अप्रूव किया जाएगा तो स्मार्ट टॉर्पिडो को अपनी शिप में इंटीग्रेट करने का प्लान भी किया जा रहा है और अभी स्मार्ट टॉर्पिडो की नेवल वेरिएंट को डेवलप करना स्टार्ट किया जा सकता है और इस तरीके की सिस्टम को हमारे वॉरशिप्स में इंटीग्रेट करने के बाद हमारी एंटी सबमरीन और एंटी शिप कैपेबिलिटी कई गुना तक बेहतर होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।